आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कुछ कहानियाँ। कहानी आप सुन रहे हैं हरदर्शन सहगल जी द्वारा लिखी गई छोटे कदम लंबी राहें। इस कहानी का भाग छठा लेकर मैं शिखा एक बार फिर से हाजिर हूँ। मम्मी की परेशानी। एक दिन मम्मी ने पारस से पूछा कि घर से बाहर निकलने के बाद वह कहाँ कहाँ जाता है और कैसे वक्त गुजारता है। मम्मी सोचती थी कि पारस बाग बगीचों, झरनों और पहाड़ियों की सैर कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता होगा। लेकिन उसका जो उत्तर पारस ने दिया उसे सुनकर मम्मी को कुछ निराशा हाथ लगी। पारस ने बताया, दोस्तों के बीच बहुत अच्छा समय निकलता है मम्मी। मम्मी ने फिर पूछा, यहाँ तुम्हारे कौन से दोस्त आ गए? जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन रुकते हैं, फिर चलते बनते हैं। उनसे कैसी दोस्ती? नहीं मम्मी, यहाँ के सारे बाल मजदूर मेरे दोस्त और साथी बन गए हैं। तब मम्मी और दुविधा में पड़ गई। उनके मन की बात अपने आप जुबान पर आ गई। पारस, दोस्ती बराबर वालों से होती है, कुछ तो अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। ये क्या कि तुम कूलियों और मजदूरों के बीच जाके बैठो। शाम हो गई थी। आसमान में घने काले बादल छा रहे थे। इससे ठंड एकदम बढ़ गई थी। मम्मी कमरे के कोने में बनी अंगीठी में लकड़ियां डालकर आग जलाने लगी जिससे कि कमरा गर्म हो जाए। साथ ही उनके कान पारस की ओर लगे थे कि पारस जरूर कुछ उत्तर देगा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चाचा जी, कहता हुआ पारस दरवाजे की ओर लपका। सचमुच चाचा जी ही थे, अपने चिर परिचित रोबीले पोज में, फौजी वर्दी और ओवरकोट पहने हुए वे कमरे में दाखिल हुए। अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन वे भाई का हालचाल पूछने इसी तरीके से लगभग इसी समय आया करते थे। क्या हाल है भाभी? भाई साहब सो रहे हैं? तबीयत कैसी है उनकी? अच्छा, अभी अभी पारस से क्या बातचीत हो रही थी? चाचा जी ने एक साथ कई बातें पूछ डाली। क्या बताऊं आपको भैया, मम्मी ने कुछ खींचे हुए स्वर में कहा, हमारा पारस तो यहाँ बिगड़ जाएगा। सारा सारा दिन इन छोटी जाति वाले कूलियों खलासियों के बीच गुजारने लगा है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। कुछ देर के लिए वहां पूरी तरीके से मौन छा गया। कोई कुछ भी नहीं बोला। तब चाचा जी ने पारस की ओर इस तरह से देखा जैसे कह रहे हो, क्यों पारस? पारस उनका आशय समझ गया था कि वे पारस से अपनी बात साफ साफ कहने को कह रहे हैं। पारस बोला, देखिए चाचा जी, मैं सबको अपनी खुली आंखों से देखना चाहता हूँ और अपनी खुद की राय भी बनाना चाहता हूँ। क्या हम इन लोगों से इसलिए ना बोले कि ये लोग गरीब हैं? इनमें कुछ बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन शहरी लोगों की तरह इनमें छल कपट भी नहीं है। यदि है भी है तो वह उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। ये लोग सीधे साधे हैं, एक दूसरे के काम आने वाले, थोड़ा प्यार और 2 मीठे बोल बोल कर उसी के हो जाने वाले। मेरे विचार से शहर वालों के मुकाबले ये अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ समय है, इसलिए इनमें थोड़ा उठ बैठ लेता हूँ। चाचा जी ने पारस की ओर थोड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखा। इस पर मम्मी बोल उठी, बातें तो ये पूरे विद्वानों वाली करने लगा है, फिर भी आखिर सोसाइटी का असर पड़े बिना नहीं रहता। इन मजदूर लोगों को कई बार यात्रियों से और कभी कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा आप लोगों ने? पारस ने एक ठंडी सांस खींची। न जाने क्यों मुझे ये लड़ाई वैसी लड़ाई जैसी नहीं लगती। पारस कुछ आगे कहना चाहता था लेकिन अटक गया। ऐसी और वैसी लड़ाई क्या? मम्मी फिर बोलने लगी, लड़ाई तो लड़ाई होती है। नहीं भाभी, चाचा जी ने कहा, पारस ठीक ही कह रहा है। इन लोगों के मन में छल कपट नहीं है। किसी के लिए इनके मन में दुश्मनी तो सर्वथा नहीं है। इनकी लड़ाई जो हमको नजर आती है उसे मैं जीवन संघर्ष कहना चाहूंगा। यदि आप इसे लड़ाई ही कहना चाहे तो ये अपने हक के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। दरअसल इसे लड़ाई ना कहकर सार्थक संघर्ष कहना ही ठीक रहेगा। लड़ाई और संघर्ष में काफी अंतर होता है। चाचा जी के व्यक्तित्व से पारस बहुत प्रभावित हुआ। उसे खुशी हुई कि जो बात वह खुद मम्मी को नहीं समझा पाया, चाचा जी ने उसकी ठीक से व्याख्या कर दी। लेकिन इस पर भी मम्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा, कुछ भी कहिए, आखिर पिछड़े लोगों की सोसाइटी का असर पड़े बिना नहीं रहता। अब तो इसके पापा की तबीयत में काफी सुधार हो रहा है। पारस को अब स्कूल लौटना चाहिए। आप कृपया इसे भिजवाने का प्रबंध कर दें। हम भी कुछ समय बाद पीछे पीछे शहर पहुंच जाएंगे।
ठीक है भाभी, चाचा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, जैसे आप उचित समझे। पारस की पढ़ाई की बात तो है ही, साथ ही लगता है मुझे शायद यहाँ से कहीं दूसरे मोर्चे पर भेज दिया जाए, तब आप कहीं अकेले ना रह जाए। मम्मी ने पूछा, अभी कोई पक्के ऑर्डर तो नहीं आए ना? वैसे सोचती हूँ अब कोई डर वाली बात तो है नहीं। चाचा जी ने कहा, डॉक्टर ने मुझे बताया है, भगवान की कृपा से डर वाली कोई बात नहीं है। वैसे अभी तक मेरी ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आए हैं, फिर भी चाहता हूँ कि 4 रोज के लिए पारस को और रोक लें। दरअसल मैंने पारस के लिए देहरादून की कैंटीन से एक अच्छा टेप रिकॉर्डर मंगवाया है। वह कल दोपहर या शाम तक जरूर आ जाएगा। चाचा जी से ये समाचार सुनते ही पारस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एकाएक खुशी वाले स्वर में वो कह उठा, ओ चाचा जी, आप कितने अच्छे हैं। यू आर ग्रेट चाचा जी। कहता हुआ पारस चाचा जी से लिपट गया। पर देखो, ज्यादातर कैसेटें मैंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गानों की ही मंगवाई है, 1-2 विशुद्ध शास्त्रीय भी, और 2 आम चालू फिल्मों की भी। रेडियो से मैं कभी कभी हर प्रकार का संगीत और नाटक सुनता हूँ। अब आपकी पसंद की कैसेट सुनकर आपसे चर्चा करूंगा। हाँ, याद आया, पारस कुछ याद करते हुए बोला, एक बार एक श्रोता ने आकाशवाणी वालों को पत्र लिखा था कि ये शास्त्रीय संगीत बंद करा दीजिए। आकाशवाणी वालों का उत्तर था कि यदि आप किसी वृक्ष के पत्ते काटने की बात करते तो सोचा भी जा सकता था, आपने तो पेड़ की जड़ काट देने की बात की है। चाचा जी ने तपाक से कहा, बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने, हमारा सारा संगीत इन्हीं राग रागनियों पर तो टिका हुआ है। पारस कुछ सोचते हुए बोला, हाँ चाचा जी, एक खाली कैसेट भी जरूर लाइएगा। जरूर जरूर। चाचा भतीजा बातों में मग्न थे। तभी मम्मी गरम गरम चाय एक केतली में बना कर ले आई, साथ ही कुछ आलू प्याज के पकौड़े भी एक प्लेट में ले आई। पापा भी उन सब की बातें सुनते सुनते उठ बैठे। अच्छी नींद लेने से अब वो काफी स्वस्थ दिख रहे थे। सभी ने अपनी अपनी प्याली उठाई और चाय की चुस्कियां लेने लगे। पकौड़ों की प्लेट खत्म भी हो गई। इस प्रकार पूरे वातावरण में मस्ती छाई रही। टेप रिकॉर्डर की प्रतीक्षा। पारस सारी रात खुशी के मारे पूरी तरीके से सो नहीं सका। रह रहकर उसके सामने टेप रिकॉर्डर जैसे झूम झूम कर डांस कर रहा था। रह रहकर उसके सामने टेप रिकॉर्डर जैसे झूम झूम कर डांस करने लगता। पारस टेप रिकॉर्डर की कल्पना में भटक भटक जाता कि कैसा होगा टेप रिकॉर्डर, काला, लाल या मिले जुले रंगों वाला, छोटे आकार का या बड़े साइज वाला। कई तरह के संगीत और फिल्मी गाने भी उसके कानों में एक तरह से गूंज पैदा करने लगते। पारस सुबह कुछ जल्दी ही उठ गया, नहाया धोया, पापा मम्मी के साथ नाश्ता किया, पापा को दवाई खिलाई, फिर एक साथ लाई हुई अपनी कोर्स की बुक्स पढ़ने लगा। इसके बाद वह रह ना सका, अपने नए मित्रों के पास जा पहुंचा, उन्हें सूचना दी। उसके लिए उसके चाचा जी एक नया टेप रिकॉर्डर ला रहे हैं। टेप रिकॉर्डर में तुम लोग जो जो भी बोलोगे वापस वही का वही सुनाई देगा। हाँ, ये तो हम जानते हैं, पर नजदीक से तो आपके पास से ही देखेंगे। संतू ने कहा, और नई से नई, पुरानी से पुरानी फिल्मों के गाने भी सुन लो। नेकीराम ने अपना ज्ञान दर्शाया। हाँ हाँ, हमें सुनाओगे ना अच्छे अच्छे गाने, केवल ने कहा। क्यों नहीं, ऐसा करना कि तुम सब कल शाम को ही मेरे घर आ जाना। क्या पता किसी वजह से चाचा जी जल्दी टेप रिकॉर्डर ना ला पाए। पारस ने उन्हें बड़े प्यार से आमंत्रित किया। फिर पारस वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसने सोचा, उसे क्या पता, बहुत जल्दी भी तो टेप रिकॉर्डर आ सकता है। पारस तेज तेज कदमों से घर जा पहुंचा। मम्मी ने खाना तैयार कर रखा था। पारस से खाना खा लेने को कहा। पारस खाना खाने बैठ गया। उसकी नजर कमरे के कोने कोने का मुआयना कर रही थी। उसने कुछ उतावलेपन से ही खाना समाप्त किया। हाथ धोए कुल्ला किया। वह अपने आप को रोक नहीं सका और मम्मी से आखिर पूछ बैठा, क्यों मम्मी, चाचा जी तो नहीं आए थे? मम्मी उसके पूछने का मतलब समझ गई। बोली, इतनी जल्दी कैसे आते, अभी तो दोपहर ही हुई है। पहले उनके पास देहरादून से टेप रिकॉर्डर आएगा, फिर जब वह अपनी ड्यूटी से छुट्टी पाएंगे तभी तो यहाँ आ पाएंगे। बात साधारण सी थी, पारस की समझ में भी आ गई। फिर भी उसने मन ही मन कहा, ओह, शाम तो बहुत देर से होगी। कब होगी शाम? कब चाचा जी आएंगे टेप रिकॉर्डर लिए हुए, नया नया चमचमाता हुआ, अच्छे अच्छे गाने और धुनें सुनाने वाला टेप रिकॉर्डर? अपना मन दूसरी ओर लगाने के लिए पारस पढ़ने को बैठ गया।
वह पढ़ता रहा, खूब पढ़ता रहा। शाम होने में अब भी देरी थी। दरवाजे की हर आहट पर या हरे पर्दों के थोड़ा हिलने पर वो चौंक जाता कि बस शायद अभी आए चाचा जी, अभी आए। इसी प्रकार से शाम भी हो गई, लेकिन चाचा जी नहीं आए। अब अंधेरा घिर आया। 7 बज गए, 8 बज गए। अब पारस को थोड़ी निराशा होने लगी। 8:30 के करीब दरवाजे पर कुछ दस्तक हुई। बड़ी तेजी से पारस ने दरवाजा खोला। चाचा जी नहीं थे। सामने कोई और आदमी खड़ा था, हाथ में एक बड़ा सा पैकेट लिए। वह भी मिलिट्री ड्रेस में था। उसने पहले तो पारस को सैल्यूट मारा, फिर पैकेट आगे बढ़ाते हुए बोला, लीजिए पारस बाबू, आपके लिए तोहफा। आपके चाचा जी को तो अचानक आज ही किसी दूसरे मोर्चे पर जाना पड़ेगा, बिल्कुल अभी। पारस का उत्साह जाता रहा। उसने अभी कर्मचारी को अंदर आने को कहा, लेकिन वो अंदर नहीं आया। बोला, अभी बहुत काम है, साहब की तैयारी भी करानी है, उन्हें ट्रक पर बैठना है। इतना कहकर वह दोबारा सैल्यूट लगाता हुआ चल दिया। पारस भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसने पैकेट एक और मेज पर रख दिया। मम्मी के पूछने पर पारस ने सारी बातें उन्हें बता दी। मम्मी थोड़ा थोड़ा सोने लगी थी, अब उठ बैठी। पारस को निराशा से उबारने के लिए धीरे से बोली, तो क्या हुआ? ऐसा तो फौजियों के साथ हमेशा होता ही रहता है। इन्हें 24 घंटे कहीं भी जाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। देश की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। पारस फिर सोच में पड़ गया, तो उसे उत्साहित करने के लिए बोली, अरे खोलो तो सही अपना टेप रिकॉर्डर, हम भी तो देखें। पारस धीरे से उठा। उसने प्लास्टिक की बड़ी थैली में से टेप रिकॉर्डर निकाला, जिसके ऊपर एक सुतली बंधी हुई थी और सुतली के साथ एक चिट्ठी भी थी। पारस ने पहले चिट्ठी खोली और थोड़ा ऊंचे स्वर में पढ़ने लगा ताकि मम्मी भी सुन सके। प्यारे बेटे पारस, आशीष, लो भाई तुम्हारा टेप रिकॉर्डर तुम्हारे पास पहुंच गया। मुझे मालूम है मेरे न आने से तुम्हें पूरी खुशी नहीं हुई होगी। तुम एक भावुक लड़के हो, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, मजबूरी है। हम मिलिट्री वालों का जीवन ऐसा ही होता है। साथ ही तुम ये भी समझ लो कि इन छोटी मोटी बातों से हम लोग विचलित भी नहीं होते। हम लोग ऐसा जीवन जीने के लिए अभ्यस्त है। सच पूछा जाए तो इसमें हमें थोड़ा रस और आनंद भी मिलता है। हम लोग घर परिवार से ऊपर देश हित में जीते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, हम सभी देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने को सदा तैयार रहते हैं। तुम कभी निराश नहीं होना। चाहता तो मैं भी था कि तुम्हारे साथ इस नए टेप रिकॉर्डर का हम सब मिलकर आनंद लेते। मैं तुमसे गानों, धुनों, फिल्मी, गैर फिल्मी गानों और शास्त्रीय संगीत के बारे में भी बात आगे बढ़ाना चाहता था। अभी तो तुम टेप रिकॉर्डर को बजाओ और आनंद लो। यदि मैं जल्दी लौट सका तो इन विषयों पर विस्तार से तुम्हारे साथ चर्चा करूंगा। तुम एक समझदार लड़के हो। अगर तुम शीघ्र घर वापस लौटना चाहते हो तो वही सिपाही तुम्हारी सहायता करेगा जो आप लोगों को यहाँ लाया था। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा चाचा। चिट्ठी पढ़कर पारस थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। उसे ये चिट्ठी बहुत अच्छी लगी, शायद टेप रिकॉर्डर से भी अच्छी। वह मन ही मन कह उठा, वाह, मेरे चाचा जी कितने विद्वान हैं, दूसरों की कद्र करने वाले और सबका ध्यान रखने वाले। मम्मी ने फिर से पारस को विचारों में खोया हुआ देखा तो बोली, लगाओ ना टेप रिकॉर्डर, हम भी सुनना चाहते हैं। देर क्यों कर रहे हो, हरी आप। पारस ने धीरे से कहा, पापा सो रहे हैं, उन्हें परेशानी होगी। नहीं भाई पारस, सहसा पापा बोल उठे, हम अभी सोए नहीं हैं, तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं। तुम्हारे चाचा जी का इतना अच्छा पत्र भी सुना, अभी गाने भी सुनेंगे। लगाओ लगाओ टेप रिकॉर्डर। इससे पारस बहुत खुश हो उठा। उसने खुशी खुशी टेप रिकॉर्डर खोला। सच में टेप रिकॉर्डर बहुत सुंदर था। उस पर लाल, काले, हरे रंग की धारियां खिंची हुई थी। वह ना बहुत भारी था ना ही बहुत हल्का। साथ के पैकिंग में बहुत सारी कैसेट्स थी। एक पर बांसुरी वादन लिखा हुआ था, वादक पन्ना लाल घोष। पारस ने सबसे पहले यही कैसेट लगाई। बांसुरी की ऐसी लाजवाब धुन से वास्तव में वह बहुत प्रभावित और गदगद हो उठा। इसे थोड़ी देर सुनने के बाद पारस ने कुछ और कैसेट्स थोड़ी थोड़ी सुनी, फिर तीनों सुख की नींद में सो गए। दूसरे दिन शाम को पारस के वही पहाड़ी दोस्त आए, संतू, नेकीराम, केवल और भी कितने। पारस ने उन्हें बड़े चाव से टेप रिकॉर्डर दिखाया और गाने भी सुनाए। कुछ धुनों पर वे सारे लड़के खूब नाचे।
कुछ ने स्वर में स्वर मिलाए और बार बार बड़ी मस्ती से नाचते गाते रहे। फिर पारस ने बारी बारी से सबकी आवाज खाली कैसेट्स में कैद करना शुरू किया। किसी ने पहाड़ी गीत गाया, किसी ने चुटकुला सुनाया, तो किसी ने छोटी छोटी लोक कथा। इन सब को इस प्रकार आनंद लेता देखकर पारस के पापा हंसते रहे। उनकी देखा देखी मम्मी भी मुस्कुराती रही। लेकिन देर रात जब वे सब लौट गए तो मम्मी अपनी नाराजगी को दबा न सकी। बोली, ये सब मरासियों वाली उधम चौकड़ी मुझे कतई पसंद नहीं। पारस, अब तुम कल या परसों तक यहाँ से चले जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। तुम्हारा यहाँ और रुके रहना ठीक नहीं है। कल ही उस सिपाही से मिलकर जाने की व्यवस्था करो। पारस ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अब बिल्कुल छोटा बच्चा नहीं हूँ, अकेला जा सकता हूँ। मैं कल अपने इन सभी मित्रों से विदाई लूंगा और परसों सवेरे वाली बस से चला जाऊंगा। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का भाग 6। आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। कहानी का अगला हिस्सा लेकर मैं शिखा जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।